मैं लाल साहब स्ट्रीम कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और मैं आपको आज हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाने चल रहा हूं। हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा का इतिहास, सर्वप्रथम हम हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और हिंदी भाषा के इतिहास में हम इतिहास शब्द को लेंगे। इतिहास शब्द को लेंगे पहले और इतिहास शब्द को समझेंगे। इतिहास है क्या? इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हम इसको पढ़ेंगे। तो इतिहास जो होता है, इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इत, हा, धन, आस। इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इत, हा और आस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ होगा। निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ होगा। निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ होगा, यानी इतिहास जो है, इतिहास का शाब्दिक अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ होगा। मान लीजिए कहीं पर भी किसी भी प्रकार की जो घटनाएं घटती हैं, उस घटनाओं को हम जब एक ऐतिहासिक रूप में वर्णन करते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है? इतिहास कहलाता है। मान लीजिए अभी हाल में ही जैसे नीरज चोपड़ा जी हैं, मान लीजिए नीरज चोपड़ा जी एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जब तक गोल्ड मेडल नहीं पाए थे तब तक इनको बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जैसे ही नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडलिस्ट हुए, इनको भारत ही नहीं पूरी दुनिया लगभग जानने लगी है। तो ये क्या है? एक इतिहास है। एक इतिहास के पन्नों पर इनका नाम दर्ज हो गया है। तो वही कि निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ होगा। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की जो घटनाएं घटती हैं वही हमारा क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अब हम समझेंगे भाषा। भाषा क्या है? भाषा किसे कहते हैं? भाषा कहाँ से आई? किससे बना हुआ है? इसका अर्थ क्या होता है? आइए हम इसको समझते हैं। तो हम लेंगे भाषा को, पहले लिख लेंगे। उसके बाद भाषा जो होगा, भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना हुआ है। संस्कृत के किस धातु से? भाष धातु से मिलकर बना हुआ है। संस्कृत के भाष धातु से भाषा का निर्माण हुआ है। और ये जो भाष है, भाष में जो सा है, इस सा का नाम मूर्धन्य सा है। ये आप जानते रहिए कि भाष में कौन सा सा लगा हुआ है? मूर्धन्य सा लगा हुआ है, यानी संस्कृत के भाष धातु से भाषा का निर्माण हुआ है। और इसका हम शाब्दिक अर्थ अगर पूछे कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भाषा का शाब्दिक अर्थ मतलब है वाणी की अभिव्यक्ति। क्या होगा? वाणी की अभिव्यक्ति। वाणी की अभिव्यक्ति ही हमारी क्या कहलाती है? भाषा। यानी हम अपने बातों को, अपने विचारों को कहाँ पर किस तरीके से कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, वही हमारी क्या कहलाएगी? भाषा कहलाएगी। और भाषा, ये तो भाषा का तात्पर्य हुआ, लेकिन अगर भाषा का परिभाषा कहा जाए तो परिभाषा क्या होगी? आइए हम जानते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या है। अब भाषा की परिभाषा हम आइए भाषा की परिभाषा को हम समझते हैं कि भाषा की परिभाषा है क्या, भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा हमेशा जानते रहिए, भाषा हमेशा 2 पात्रों या 2 लोगों से अधिक, 2 पात्रों या 2 से अधिक पात्रों के बीच में होगा। भाषा 2 या 2 से अधिक पात्रों के बीच में उनके भाव और विचारों को एक उचित साधन के रूप में अभिव्यक्ति करना ही क्या कहलाती है? हमारी
भाषा कहलाती है। यानी मेरे जो परिभाषा है उस परिभाषा में एक शब्द है, उस शब्द को आप ध्यान दीजिए। यानी कि दो पात्रों के बीच उनके भाव और विचारों को एक उचित साधन, मैंने लिखा एक उचित साधन, यानी उचित साधन है क्या, एक उचित साधन के रूप में अभिव्यक्ति करना ही भाषा कहलाती है। अब उचित साधन है क्या ये जानिए। ये उचित साधन जो है इसी को हम कहेंगे, ये आपका वर्णमाला है। ये क्या है, इस उचित साधन को हम वर्णमाला कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्णमाला। यानी हम वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं, वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं, इन अक्षरों को हम किस तरीके से कैसे लिख रहे हैं और कहाँ पर इसका क्या प्रयोग होगा जिससे कि एक सार्थक शब्द का निर्माण हो, वही हमारी क्या कहलाएगी, भाषा। जैसे मैंने पा लिख दिया, एक आपका वर्ण है, एक आपका अक्षर है, और इस पा के आगे मैंने बा को जोड़ दिया, पा लिख दिया और बा लिख दिया। बताइए पा और बा से कोई सार्थक शब्द बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो ये हमारा क्या है, हमारी भाषा कहलाएगी, नहीं, ये हमारी भाषा नहीं कहलाएगी। अब जो जैसे मैंने पा लिख दिया, एक शब्द पा शब्द लिख दिया और पा के आगे ही मैंने पा लिख दिया। अब पा है और पा है, एक अक्षर पा है और दूसरा अक्षर क्या है, हमारा पा है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो पा और पा मिलकर क्या बनेगा, पापा बन जाएगा। यानी आपका एक सार्थक शब्द बनकर तैयार हुआ। यानी उचित जो आपका साधन है, उचित जो वर्ण है, उन वर्णों को मिलाकर एक हम सार्थक शब्द का निर्माण कर लिए। तो आपका क्या कहलाएगा, भाषा। यानी दो पात्रों के बीच उनके भाव और विचारों को एक उचित साधन के रूप में अभिव्यक्ति करना ही भाषा कहलाती है। उसके बाद हम हो गया इतिहास जान लिए, भाषा जान लिए। अब हमारी बारी क्या है, हिंदी की। क्योंकि हिंदी हम पढ़ रहे हैं, हिंदी के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए कि हिंदी है का क्या, हिंदी कहाँ से आई है, हिंदी अब हम देखेंगे कि हिंदी, ये आपका परिभाषा हुआ। और एक चीज़ और समझ लीजिए इधर इसको। यानी ये तो भाषा की परिभाषा हो गई। और कहा गया अगर भाषा के मुख्य प्रकार कितने, भाषा कितने प्रकार की होती है, तो भाषा तो 3 प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रकार है आपका भाषा का, मुख्य रूप से प्रकार आपके 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। और 2 में पहला कौन सा है आपका, मौखिक है, मौखिक भाषा, और दूसरा आपका हो जाएगा लिखित भाषा। है आपकी भाषाएं 3, लेकिन मुख्य रूप से कितनी है, 2 है, मौखिक है और लिखित। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है जो कि प्रत्येक एग्जाम में पूछा भी गया है कि भाषा के मुख्य कौशल कितने होते हैं। क्या एक क्वेश्चन है, भाषा के मुख्य कौशल, भाषा के मुख्य कौशल, भाषा के मुख्य कौशल कितने होते हैं। तो भाषा के मुख्य कौशल जो होता है आपका 4 है। कौन कौन से हैं, भाषा के मुख्य कौशल तो 4 हैं, हम जान गए, लेकिन कौन कौन से होता है ये हमको जानना है। तो पहला हो जाएगा आपका सुनना, फिर दूसरा हो जाएगा आपका बोलना, फिर तीसरा हो जाएगा आपका पढ़ना, और लास्ट आपका चौथा हो जाएगा लिखना। ये भाषा के मुख्य कौशल है। भाषा के मुख्य कौशल कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला आपका सुनना हो गया, दूसरा आपका बोलना हो गया, तीसरा आपका पढ़ना हो गया, और चौथा आपका क्या हो गया, लिखना। ये भाषा की बात थी। आइए अब हम हिंदी के बारे में जानते हैं, जाने कि हिंदी है क्या। देखिए हिंदी, देखिए अब हम समझें कि हिंदी।
अब हिंदी को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा कि इतिहास में जब हम इतिहास की शुरुआत करते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, जब इस तरीके से होता है तो पाषाण काल में पहले पत्थरों का खोज हुआ था। पत्थरों के बाद धीरे धीरे जब उसका विकास हुआ, धीरे धीरे जब उसका विकास होता चला गया और उसके बाद विकास होने के बाद आप एक आ जाते हैं, एक सभ्यता है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। किसकी सभ्यता? सिंधु घाटी की सभ्यता। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता का जब विकास हुआ तो विकास होने के बाद इसका जब पतन हुआ, यानी किसी का भी जब विकास होता है तो उसका पतन स्वाभाविक है। हम लोग का जन्म हुआ है तो मरण निश्चित है, पैदा हुए हैं तो मरना जरूर है। उसी तरीके से किसी भी चीज़ का यदि विकास होता है तो उसका पतन भी होगा जरूर। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ तब आपकी एक सभ्यता आई जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। कौन सभ्यता आई? वैदिक सभ्यता आई। और वैदिक सभ्यता को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका उत्तर वैदिक काल हो जाएगा, एक आपका वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। तो आप इसको इस वैदिक काल से आप समझेंगे कि आपकी जो सबसे पहले भाषा आई, यानी वैदिक काल उत्तर वैदिक काल से एक भाषा का विकास हुआ जिसका नाम है संस्कृत। जिसका क्या नाम है? संस्कृत। संस्कृत भाषा का विकास हुआ। जब संस्कृत भाषा का विकास हो गया तो उसके बाद अब बताइए कि हमारे यहाँ सर्वप्रथम कौन आया था? तो सर्वप्रथम आर्य आए थे। कौन आया था? आर्य। अब आर्य आ गए हमारे यहाँ, सर्वप्रथम आर्य आए हैं। अब आर्य आ गए हैं, अगर कहा जाए आर्य कहाँ के निवासी हैं तो क्या कहेंगे? तो आर्य जो हैं वो आर्य मध्य एशिया के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? मध्य एशिया के निवासी हैं। यानी मध्य एशिया, ईरान कहिए या मध्य एशिया कहिए, मध्य एशिया के निवासी हैं। अब आर्य मध्य एशिया के निवासी हैं। कौन निवासी है? आर्य। कहाँ के निवासी हैं? मध्य एशिया, ईरान के निवासी हैं। अब आर्य तो मध्य एशिया, ईरान के निवासी हैं, लेकिन किसने कहा कि आर्य मध्य एशिया, ईरान के निवासी हैं? तो हम समझेंगे आर्य जो है मध्य एशिया, ईरान के निवासी हैं। इनको प्रोफेसर मैक्स मूलर साहब ने कहा है। किसने कहा है? प्रोफेसर मैक्स मूलर साहब ने कहा है कि जो आर्य हैं, आर्य मध्य एशिया, ईरान के निवासी हैं। इतना क्लियर हुआ? अब आइए आगे हम देखते हैं। अब हम देखेंगे आर्य। सर्वप्रथम कौन आया है? आर्य। जब आर्य आए तो आर्य के आने के बाद आर्य ने दो भागों में डिवाइड हो गए। आर्य जो थे दो पार्टों में डिवाइड हो गए, यानी दो भागों में बढ़ गए। कुछ तो चले गए उत्तर भारत की ओर। कहाँ चले गए? उत्तर भारत की ओर चले गए। और कुछ कहाँ आ गए? फारस में। कहाँ पर आ गए? फारस में आ गए। यानी कुछ उत्तर भारत में आ गए, कुछ फारस में आ गए। जब आर्य उत्तर भारत में आ गए, यहाँ रहने लगे, तो रहते रहते यहाँ पर इन्होंने जब विकास, अगर आदमी चाहे जहाँ पर भी रहेगा वहाँ पर धीरे धीरे उसका क्या होगा? विकास होगा। जैसे हम पहले छोटे से थे, हम लोग छोटे से थे, तो छोटे छोटे जब धीरे धीरे हम लोग का विकास हुआ, बड़े हुए तो माइंड का भी विकास हुआ, हर एक चीज़ का विकास हुआ। तो ये आपका उत्तर भारत के लोग जब आर्य उत्तर भारत में आए तो इन्होंने धीरे धीरे इनका विकास हुआ, तो इन्होंने एक वेद की रचना किए जिसका नाम है ऋग्वेद। जिसका नाम क्या है? ऋग्वेद है। यानी उत्तर भारत के लोगों का जब धीरे धीरे विकास हुआ तो इन्होंने एक वेद की रचना किए जिसका नाम क्या है? ऋग्वेद। और इसी वेद के अंतर्गत एक शब्द आपका आएगा सप्ताह। यानी आपका सप्ताह जो शब्द है वो किसके अंतर्गत, किसमें वर्णन है? आपके ऋग्वेद में वर्णन है। जिस तरीके से उत्तर भारत के लोग ऋग्वेद की रचना किए, ऋग्वेद में आपका सप्ताह शब्द मिला, ठीक उसी प्रकार से फारस के जो लोग थे उन्होंने एक ग्रंथ की रचना किए जिसका नाम है चेत अवस्था। क्या नाम है? चेत अवस्था नाम है। और चेत अवस्था नाम है। जब चेत अवस्था इस ग्रंथ की रचना कर लिए तो यहीं पर एक शब्द मिला, इसी को बोलते हैं हफ्ता। यानी उत्तर भारत के लोग सप्ताह बोलते हैं और फारस के लोग क्या बोलते हैं? हफ्ता। इससे हमें यह तात्पर्य हुआ कि हम हा को क्या बोल सकते हैं? सा।
यानी हा को सा बोल सकते हैं और सा को क्या बोल सकते हैं, हा बोल सकते हैं। और इसी पे आपका जो दा है, दा को हम क्या बोल सकते हैं, धा बोल सकते हैं, और धा को क्या बोल सकते हैं, दा बोल सकते हैं। तो जब हा को हम सा बोल सकते हैं, सा को दा बोल सकते हैं, तो सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता थी, यानी सिंधु लिखा था। क्या है, सिंधु। मैंने सिंधु की बात किया था, सिंधु। अब देखिए ये सिंधु है, अब सिंधु में सिंधु को मैंने सा के स्थान पर क्या लिखूंगा, हा, यानी सा को हा कह सकते हैं, हा को सा कह सकते हैं। तो सिंधु के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, ही लिख दिया। अब आधा ना है आपका, इसको लिख दीजिए। अब धा के स्थान पर क्या लिखेंगे, दा, तो क्या हो जाएगा, हिंदू। सिंधु से क्या बना, हिंदू बना। और हिंदू के बाद हिंद से आपका एक शब्द बना जिसे हिंद कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंद कहते हैं। अब इस हिंद, अब बताइए, अब यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, ये आपकी फारस है, फारस है। अब फारस की भाषा क्या होगी, फारस की भाषा क्या होगी, फारसी। नेपाल की भाषा क्या होगी, नेपाली। फ्रांस की भाषा क्या होगी, फ्रांसीसी। बंगाल की भाषा क्या होगी, बंगाली। ठीक उसी प्रकार से फारस की भाषा क्या होगी, फारसी। अब इस फारस की भाषा फारसी जो है, अब बताइए फारसी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ई प्रत्यय। और ई प्रत्यय कौन सी प्रत्यय, बड़ी ई प्रत्यय लगा हुआ है। अब फारस के फारसी भाषा में से ई प्रत्यय को हम ला कर जब यहाँ जोड़ देंगे, यानी बड़ी ई को ला कर जोड़ देंगे, बड़ी ई को जोड़ेंगे तो हमें क्या शब्द मिल जाएगा, हिंदी। क्या मिल जाएगा, हिंदी। यानी हिंद में जब फारसी भाषा का ई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो हिंद से हमें हिंदी प्राप्त हो जाता है। इसलिए हिंदी को क्या कहा जाता है, हिंदी कहाँ की भाषा कही जाती है, फारस की। हिंदी कहाँ की भाषा है, फारस की भाषा है। और हिंदी जो है, संस्कृत का विकास पहले हुआ था, इसलिए संस्कृत को हिंदी का आदि जननी कहा जाता है। संस्कृत को हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदि जननी कहा जाता है। देखिए अब एक बार और समझ लीजिए, आर्त उत्तर भारत में आए, उत्तर भारत के बाद ऋग्वेद की रचना किए, ऋग्वेद के बाद एक शब्द मिला सप्ताह। उसी प्रकार से फारस में जो अर्थ है वो चेत अवस्था की रचना किए, और वहां पर एक शब्द मिला हफ्ता। यानी हमें ये तात्पर्य हुआ, हा को हम सा कह सकते हैं, सा को हा कह सकते हैं, दा को धा कह सकते हैं, और धा को दा कह सकते हैं। तो वहीं से मिला, यानी सिंधु से हम हिंदू बना, सिंधु से हिंदू बना, हिंद से हिंद बना। हिंद में जब फारसी भाषा का ई प्रत्यय जोड़ दिया गया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हिंदी प्राप्त हुआ। और हिंदी संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।